ठीक है जी, इधर रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कि रन 2 स्टेटमेंट्स इन दिस स्क्रिप्ट, इसको रन कर लीजिए और आपके पास सक्सेस आ जाएगा। से वाला नेट से कनेक्टेड हो, डिवाइस पे नहीं आ रहा इंटरनेट, क्या इशू आ रहा है? चल रहा है। अच्छा देखो, नेट अगर नहीं चल रहा है तो इससे बियॉन्ड कर नहीं सकते। हाँ जी, पासवर्ड रिपीट कर दूं? जो उल्टे हाथ वाले लोग हैं उनका पासवर्ड है 43351222 और जो सीधे हाथ वाले लोग हैं उनका पासवर्ड है 82512831। 82512831। होगा ये कि मिक्स एंड मैच अगर कनेक्ट हो जाएंगे ना तो यहाँ का इंटरनेट भी चलना शुरू हो जाएगा। लोड पड़ता है ना, इस वजह से नहीं चलता हूँ। यहाँ तक इस स्क्रीन पे सब लोग पहुंच गए, सक्सेस लिखा हुआ आ गया। कितने लोगों का सक्सेस आ गया, प्लीज हाथ उठा के बता दे। ओके, और जो बाकी लोग हैं वो कहाँ फंसे हुए? आईडी नहीं बनी हुई, अलग मसला है। और लॉगिन कर लिया प्लीज? यहाँ तक पहुंच गए बाकी लोग भी? ओके, वंस सक्सेसफुल हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसक्यूएल वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे। नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, एसक्यूएल वर्कशीट पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने ओरेकल का लाइव सीक्वल का मैंने कहा एसक्यूएल वर्कशीट।
ऑलराइट, सो मेरे पास ये इस तरह की स्क्रीन खुल गई है। अच्छा, मैंने तो कहा था एसक्यूएल वर्कशीट, जो कहता हूँ उसके अलावा सब कुछ पूछते हैं। क्यों? मेरे पास चल रहा है, आपने पैसे कम दिए। हो गया, बहुत पुराना मसला है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, समझ में आया? ऑलराइट। अच्छा, अभी जो हमने स्क्रिप्ट चलाई है उस स्क्रिप्ट में आपने नोटिस किया होगा एक जगह मटेरियल, मैं एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस व्यू लिखा हुआ था। अच्छा, मैं कौन सी डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ? अगर आप फाइंड पे क्लिक करेंगे ना, तो मैं ऑलरेडी, मेरे पास ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑर्डर डेटा, जो कि कस्टमर ऑर्डर के नाम से मौजूद है। ये मैंने आपको बताया था, कस्टमर ऑर्डर्स एक एनवायरनमेंट मौजूद है। इस स्कीमा में क्या क्या मौजूद है? इस स्कीमा के अंदर ऑर्डर्स मौजूद है, ऑर्डर आइटम्स मौजूद है। अच्छा, मुझे ज़्यादा बताएंगे सबसे ज्यादा डिटेल इसमें होगी या इसमें? ऑर्डर आइटम्स में। क्या हो गया यार, मेरी उंगली के साथ क्यों चल रहा है? ऑर्डर आइटम में डिटेल होगी ना। ऑर्डर नंबर 511, उसमें क्या क्या आइटम खरीदे, इसमें ज्यादा ग्रैनुलैरिटी है या उसमें? ऑर्डर आइटम के अंदर, राइट। तो अगर आपको पूरा एक डेटा मॉडल क्रिएट करना है, स्क्रैच से खड़ा करना है, कि आपने डिटेल अपने पावर बीआई में लेके जाना है, तो आपको ये तो पता है कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हो। आप ऑर्डर आइटम से चलना शुरू करूंगा या ऑर्डर से? ऑर्डर आइटम से चलना शुरू। ऑर्डर आइटम से स्टार्ट करूंगा, उस पर ऑर्डर्स को लेकर आऊंगा, ऑर्डर जब आ जाएगा उस पर कस्टमर को लेकर आऊंगा, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट चलूंगा। ये बात क्लियर हुई? सब लोगों को क्लियर? देखो, सबसे पहले मैं ऑर्डर, सबसे ग्रेनुलर कौन सा टेबल है? तो ऑर्डर आइटम को रखा। फ्रॉम के अंदर किसको रखूंगा? ऑर्डर आइटम। उसके ऊपर लेस ग्रेनुलर कौन सा है? तो लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स। उससे लेस ग्रेनुलर कौन सा है? कस्टमर। तो लेफ्ट जॉइन कस्टमर ऑन ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर जो आपके पास, क्योंकि देखो ऑर्डर लेवल पे ये ऑर्डर किसने परचेज किया, ये ऑर्डर के अंदर क्या क्या आइटम खरीदे गए, ये मौजूद है ऑर्डर आइटम में। इस ऑर्डर को किस कस्टमर ने परचेज किया, फॉर एग्जांपल किसने स्टार्ट किया, तो वो किस में मौजूद है? ऑर्डर्स में मौजूद है। तो कस्टमर ऑर्डर्स पे कनेक्ट होगा और ऑर्डर्स किस पे कनेक्ट होगा? ऑर्डर आइटम्स पे। तो लेफ्ट टू राइट की अप्रोच है, मोस्ट ग्रेनुलर टू लीस्ट ग्रेनुलर। ठीक है, तो तमाम जो डिटेल्स हैं, बेसिकली अगर मैं स्टार स्कीमा की बात करूं, तो स्टार स्कीमा के मुताबिक आप क्या करने वाले हो? ऑर्डर आइटम लोगे और उसके साथ ज्वाइन किसको कर दोगे? ऑर्डर को। अब ये जो मेन आपका क्या बन गया? ट्रांजैक्शन। ये मेन क्या बन गया? इसके अराउंड कस्टमर का डायमेंशन होगा, इसके अराउंड सप्लायर का डायमेंशन होगा, इसके अराउंड फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का डायमेंशन होगा। अग्री? सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग स्टार स्कीमा। ये बात क्लियर हो रही है? सब लोग अग्री है? मैंने इसके अराउंड एक व्यू लिखा है। वो व्यू क्या करता है? देखो व्यू क्या लिखा है। मैं अपने कस्टम स्कीमा में जाता हूँ, ऑर्डर डेटा मार्ट का मैंने व्यू लिखा है। इस डेटा मार्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है? ऑर्डर आईडी आ रही है, कस्टमर आईडी आ रही है, स्टोर आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है। सारी चीजें जमा कर दी। अब मुझे एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल टेबल्स को बार बार कनेक्ट करने की जरूरत। अब मेरे पास एक मेन डेटा बना हुआ, उस मेन डेटा को यूज करते हुए मैं बीआई में भी ले आ सकता हूँ, बीआई टूल में भी, और उसी के ऊपर फर्दर एनालिसिस भी बिल्ड कर सकता हूँ। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या काम किया हुआ? ऑलराइट। अब अगर आप इस टेबल को एक्सप्लोर करें, लिखें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर डेटा मार्ट। अब ये रियल डेटा है, जस्ट सपोज इट कि ये दराज का डेटा अवेलेबल है। दिख रहा है? पीछे से दिख रहा है? सही है? बेहतर है पहले से? लिख लिया सब लोगों ने? यहां तक हो गया? क्या आ रहा है?
ऑर्डर अंडरस्कोर डेटा मार्ट लिखा है, इनका लाइक स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता अगर आपने स्क्रिप्ट चला दी है। सही आ रहा है और नहीं आ रहा, मेरे एस और एन का डिफरेंस है। सुन जाएगा। हाँ जी, आ गया। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी से लेकर कस्टमर आईडी से लेकर किस स्टोर से आया है और क्या प्रोडक्ट खरीदी गई है, तो मैं इस पे क्या क्या एनालिसिस कर सकता हूँ। कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है, कैन यू टेल मी विच प्रोडक्ट इज मोस्ट सोल्ड। अब मोस्ट सोल्ड कैसे पता चलेगा, जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी बिक रही है। तो क्या मुझे इसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होंगे या क्वांटिटी का सम ले लूं। जबरदस्त। तो मुझे बताओ विच प्रोडक्ट इज मोस्ट सोल्ड। इस बार मैं काउंट डिस्टिंग यूज नहीं कर रहा हूं और जानबूझ के मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले लूंगा तो एक ऑर्डर हो सकता है कि एक ऑर्डर के अंदर वो 1 लाख खरीदी गई हो सकता है टॉप कंटेंडर वो, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर वाइज 1 हो। तो हमें चाहिए कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुई है। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट नेम मौजूद नहीं है तो हम प्रोडक्ट आईडी को इस्तेमाल कर लेते हैं फिल वक्त। कौन सी आ रही है। 24 वाले ने काउंट डिस्टिंग तो नहीं कर दिया। चलो लेट्स चेस। नहीं, 24 वाले ने तो ये भी नहीं किया। ऐसा क्या किया भाई। 46 है या 471 है। कितने लोगों का ये आंसर मैच कर गया। बहुत कम लोगों को किया, बाकी दोस्तों को क्या हो गया। 46 प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेरी भी तो ये कही थी ना, विच प्रोडक्ट इज मोस्ट सोल्ड। अब मुझे ये बताओ कि विच प्रोडक्ट हैज मोस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 46 क्या चेंज किया इसमें। सर सब में आएगा, काउंट आ जाएगा। काउंट आ जाएगा, अच्छा। और फिर क्या होगा। ऑर्डर आईडी आएगी। काउंट क्वांटिटी की जगह ऑर्डर आईडी आएगी, बस। नहीं, उसको चेंज भी तो करना है। प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, उसका नाम तो रखना पड़ेगा। नहीं, नाम तो मर्जी है ना, रखू ना रखू। और तो कुछ नहीं करना भाई। डिस्टिंग लगाना भूल गए क्या। प्रोडक्ट आईडी 46 है जिसके 148 ऑर्डर्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पर ऑर्डर, ऑन एवरेज पर ऑर्डर ये प्रोडक्ट कितनी ली गई है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश एंटर करेंगे तो क्वेरी चल जाएगी। क्या आंसर आ रहा है।
एवरेज लेना है ना सर। तो कमांड को प्रॉपर्ली एंड करो। फिर हम करेंगे क्लास के बाद आप सबको ट्रीट देंगे वहां आएंगे तो। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अच्छा हमने देख लिया प्रोडक्ट आईडी 46 है जो कि 471 यूनिट्स हमने इसकी सेल कर दी और इसके कितने ऑर्डर्स के अगेंस्ट में सेल किए 148 ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो मुझे देखना है यूनिट्स पर ऑर्डर, यूनिट्स सोल्ड पर ऑर्डर। बात समझ गए? यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर ऑर्डर कैसे निकलेगा? 471 को डिवाइड कर दूंगा अगर 148 से तो क्या आंसर आएगा? क्वांटिटी पर ऑर्डर आ जाएगी, क्वांटिटी पर ऑर्डर आ जाएगी। इसका जो आपने बात की थी तो उसको उसी वक्त एवरेज निकाल लेते थे बात करते क्या किसका? और एवरेज कितने ऑर्डर कितनी प्रोडक्ट सेल हो गया इतनी वो एक ऑल्टरनेट अप्रोच है। वो एवरेज निकाल लेते आपके पास स्टैटिस्टिकल एवरेज आ रहा था, ये कंप्यूटेड एवरेज है। नहीं यहाँ पे भी मैंने कहा सम करने के बजाय हम इसका सीधा सीधा एवरेज निकाले। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर लेवल पे ही है तो हर ऑर्डर में एवरेज वो कितना प्रोडक्ट क्वांटिटी सेल हुआ है तो बिल्कुल सही आएगा। वो स्टैटिस्टिकल एवरेज है, ये कंप्यूटेड एवरेज है। अच्छा, इसके अंदर अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय तो 3.182 जो हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं जी। ये पर्पल नहीं हो रहा, इट्स शोइंग दैट इट्स नॉट अ फंक्शन। पर्पल नहीं हो नहीं हो रहा है सम नहीं। हाँ क्या चीज? अब नहीं होगा, एवरी फंक्शन वो पर्पल हो रहा है। हाँ, सम नहीं हो रहा क्या? वो इसलिए क्योंकि नहीं तभी नहीं हो रहा। ठीक है, सर इसको राउंड करना जरूरी है। राउंड भी कर सकते हैं। राउंड टू डेसिमल प्लेस, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। ओके वेट, इसको ऐसे लिखते हैं, राउंड टू। हो गया 3.18। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप DSLR ले आए। हाँ जी, रिकैप करें तो इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं? हमने टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकाली, हमने निकाला कितने ऑर्डर्स थे उसके अगेंस्ट में, और क्वांटिटी सोल्ड प्लस पर ऑर्डर। ऐसे ही ठीक है, राउंड कैसे करते हैं? जो आपने वैल्यू निकाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू निकाली थी ना, मैंने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया राउंड के फंक्शन में। राउंड के फंक्शन क्या कहता है कि मुझे एंड में कॉमा करके राउंड दे दो और यहाँ राउंड में ले लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या सब लोगों को ये बात क्लियर है? इसमें मुश्किल तो नहीं हो रही? ऑल राइट। अब मैं आपको जिस तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ वो है एसक्यूएल में एनालिटिकल फंक्शन। वो क्या होते हैं? वो एडवांस एसक्यूएल फंक्शन होते हैं जो कि आपको इनेबल करते हैं कि आप डिफरेंट तरह के एडवांस एनालिसिस कर पाएँ। सबसे पहले
मैं इस वाली एग्जाम्पल को मिटाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास टोटल अंडरस्कोर क्वांट सोल्ड। क्या सब लोगों को ये बात क्लियर है? ये जो मैंने बात लिखी है, ये मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर भी हटा दिया, क्वेरी बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी कि इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं हम, कि वो कौन सी, जो सबसे पहली हमने क्वेरी पूछी थी कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बिकी है। अग्रीड? अब अगर मुझे एक एडवांस एनालिसिस करना है, वो एडवांस एनालिसिस ये करना है कि इसका जो ये जो 471 है, इसका परसेंटेज ऑफ टोटल टू टोटल प्रोडक्ट सेल्स क्या है। मतलब ये कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय क्वांटिटी सोल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। अब अगर ये एनालिसिस करना हो तो हम कैसे करेंगे? हाँ, सर सबसे पहले तो ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड। लेट्स यूज आइसोलेट, रैंक एंड बिल्ड, यस राइट। प्रॉब्लम को आइसोलेट करते हैं। वो ये कि एक प्रॉब्लम तो ये था कि मुझे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी चाहिए, वो मैंने सॉल्व कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, किसी तरीके से इसके आगे एक ऐसा कॉलम आ जाए दैट इज सम ऑफ दीज वैल्यूज। किसी तरीके से इस कॉलम के आगे ऐसी वैल्यू आ जाए दैट इज सम ऑफ दीज वैल्यूज। अग्री? आपने सब क्वेरी पढ़ी। सब क्वेरी क्या कहती है कि अगर आप मुझे कहीं भी लिखो, मैं अपनी वैल्यू लेकर यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगी। मैं कहता हूं सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम व्हाट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेटा मार्ट, टोटल अंडरस्कोर क्वांट अंडरस्कोर सोल्ड। इसको मैं लिखता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर। ठीक है, ये देख रहे हो सबके आगे क्या हो गया, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि रॉ बाय रॉ ये क्वेरी को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो रॉ के अगेंस्ट में अपेंड करते जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आइसोलेट रैंक के अंदर देखें तो आइसोलेट के अंदर एक और मसला मैंने हल कर दिया। तीसरा, इसको डिवाइड कर देना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दो, राइट। दिस मीन्स कि अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पर तीसरा एक कॉलम क्रिएट कर दें और उसके अंदर इस क्वांटिटी को डिवाइड करवा दें इससे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ टोटल आ जाएगी। लेकिन इसको सब भी तो करें सर। सर इसको आपने इसको उसमें क्यों नहीं किया सर? इसको तो ब्रैकेट में डाल देना। एक मिनट, ये आ गया टोटल क्वांट सोल्ड। अब मैं इसकी वैल्यू को पहले मैं लिखता हूं पर्स अंडरस्कोर टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल। जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसका नाम क्या हो गया? अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं। मतलब ये कि यहाँ पे जाता हूँ, राउंड लिखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय। इसके ज़रिए मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, 2 डेसिमल प्लेस पे मैंने पहले राउंड कर दिया, पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते वैल्यू को। यहाँ क्लियर हुआ? अच्छा, लास्ट वाले में 3 और 2 क्यों आ गया था? क्योंकि जब मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करूँगा तो वो पॉइंट्स में था, तो वो सब पिचक के बिल्कुल वैल्यू बन गया। ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? क्लियर होगी? यहाँ पे एक मिनट क्वेरी जी। यहाँ पे जो आपने कॉमा डाल के दूसरी क्वेरी सब क्वेरी लिखी है, उसको आपने ब्रैकेट में लिखा। इस वाली क्वेरी को ब्रैकेट में क्यों लिखा? ये राउंड से पहले ब्रैकेट नहीं है डाली और नहीं ना, डाला तो है। इसका देखो ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, राउंड का ये वाला ब्रैकेट है। ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड है, ये सेम क्यों आ रही है? ओके, वो इसलिए सेम आ रही है कि हम चाहते यही थे कि ये सेम आए। हमने एक वैल्यू कंप्यूट की, 11,827 इज द टोटल नंबर। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि आप परसेंटेज ऑफ टोटल निकालो। परसेंटेज ऑफ टोटल निकालने के लिए आपको चाहिए होता है कि एक वैल्यू
डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसके जरिए से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि उसके लिए आपको सब क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, तो आप बोलेंगे हाँ यार ये बड़ा, अब समझ में आएगी आपको कि भाई किस लिए दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये जो क्वेरी है ये एक एनालिटिकल क्वेरी है। ये आपको बात समझ में आ रही कि एक एडवांस एनालिटिकल क्वेरी है। ये बात समझ में आ रही, नॉर्मल जो हम एनालिसिस करते हैं उससे थोड़ा सा ये एडवांस जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही। इसके लिए हम विंडो फंक्शंस यूज कर सकते हैं। विंडो फंक्शंस क्या होते हैं? विंडो फंक्शंस इनेबल यू टू चेंज ग्रैनुलैरिटी ऑफ योर कैलकुलेशन। अब ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको जो दिखाने लगा हूं वो एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, अब जरा समझिएगा। पीछे से नजर आ रहा है? पीछे नजर आ रहा है दोस्तों? अच्छा, पहले इस टेबल को समझ ले कि क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर। देखो भाई, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग वाला कौन सा दोस्त था? ओके, मैंने एक कैंपेन चलाई जिसमें मैंने एक वाइट पेपर लिखा। वाइट पेपर क्या होता है? कॉपी का ही होता है। मैं डिजिटल वाले से वाइट पेपर में बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट बनती है, हाँ बताओ। जबरदस्त, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के मेरिट्स बताए जाते हैं और सब चीजें बताई जाती है। राइट, क्लियर हो गई बात? एक तरीका वाइट पेपर लिखने का है कि जिसके जरिए से लोग पढ़ के कि हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो आई वांट टू बाय इट। एक तरीका ये है कि जिससे क्लिक आते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ब्लॉग्स। तीसरा तरीका है कि प्रोडक्ट का फ्री ट्रायल ऑफर करो जिसके जरिए लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये बात क्लियर होगी? तो ये डेटा सेट किस चीज का है, क्या हम समझ पा रहे हैं? हर तारीख के क्लिक्स आ रहे हैं। 5/1/2019 को व्हाइट पेपर पे कितने क्लिक्स आए थे? अगली तारीख को और उसके अगली तारीख को। अब अगर मेरा एनालिटिकल क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये बताइए कि व्हाइट पेपर के हिसाब से परसेंटेज ऑफ टोटल वाइज सबसे ज्यादा किस दिन क्लिक्स आए थे? 2 तारीख। ये एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था? आपने अपने ब्रेन में क्या कैलकुलेशन किए? यू एक्चुअली मेड अ सम ऑफ दिस और आपने रॉ बाय रॉ कैलकुलेशन की और आपको समझ में आया कि 21 डिवाइडेड बाय 45 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर दोस कंडक्टर्स। ये बात क्लियर हो गई? मतलब ये कि अभी हमने सब क्वेरी के जरिए भी यही काम किया था कि पहले समझो मैंने प्रोडक्ट लेवल पे वो एग्रीगेट किया, फिर सब क्वेरी के जरिए वो चिपका दिया और फिर मैंने उसको कंप्यूट कर लिया। ये बात क्लियर? अच्छा, जब भी आपके पास एसक्यूएल में कैलकुलेशन होती है तो डेटा जिस लेवल पे होता है, जो ग्रुप बाय के अंदर जिन चीजों को डालते हो उन्हीं लेवल पे कैलकुलेट होता है। ये बात पता है ना? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डाला था तो प्रोडक्ट लेवल पे कैलकुलेट हुआ। ये बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, ये नंबर बनाने के लिए अगर मैं कैंपेन और डेट लेवल को ग्रुप बाय में रखता हूं तो ये नंबर बन जाएगा? ये नंबर कैंपेन और ग्रुप कैंपेन और डेट लेवल पे, कैंपेन और डेट लेवल पे ये नंबर। तो क्या अगर मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखूं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माय मार्केटिंग टेबल जिसमें मैं काउंट सम ऑफ क्लिक्स ले लूं ग्रुप बाय कैंपेन एंड डेट, क्या ये नंबर बन जाएगा? यस, मेक सेंस। लेकिन ये नंबर सब क्वेरी को भूल जाओ, ये नंबर क्या इसी क्वेरी से बन जाएगा? नहीं, ब्रेक हुआ होगा। तो ये नंबर बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा सेलेक्ट और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन इस बार मैं डेट को छोड़ दूंगा, तब जाके ये नंबर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आएगा। डू यू एग्री? सब लोग एग्री करते हैं? ऑलराइट, दिस मींस कि अगर मैंने सब क्वेरी का मेथड पढ़ा हुआ था तो उससे पहले मैंने जॉइन भी पढ़ा था। तो कोई स्मार्ट बंदा मुझे बता सकता है कि ये प्रॉब्लम जॉइन से कैसे सॉल्व हो सकता है? व्हाट इफ
मैं एक क्वेरी बनाऊं किस लेवल पे, प्रोडक्ट और डेट लेवल पे, और एक क्वेरी बनाऊं प्रोडक्ट लेवल पे। दोनों के दरमियान मेन की क्या है, प्रोडक्ट कोड। इधर भी क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या 12 के सामने 45 आ जाएगा। एक और तरीका सॉल्व करने का, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये बात से अग्री करते हैं सब लोग। इस पूरे प्रोसेस में हमने एक बात ये सीखी कि भाई जब भी जिन चीजों को ग्रुप बाय में डालते हो सारी कैलकुलेशन उसी के मुताबिक चलती है, उसी के लेवल पे चलती है। प्रोडक्ट डालोगे तो प्रोडक्ट लेवल पे चलेगी, प्रोडक्ट डेट डालोगे तो प्रोडक्ट डेट लेवल पे ब्रेक हो जाएगी। अग्री। अब एसक्यूएल के अंदर कोई एक ऐसा तरीका मुझे चाहिए जिसके जरिए मैं कैलकुलेशन लेवल पे बाईपास कर सकूं कि जो भी मैंने ग्रुप बाय में लिखा है उसको छोड़ो, जो मैं अभी बता रहा हूं उसके लेवल पे कैलकुलेट करो। क्या आपने एक्सेल में समिट पे काम किया है? यस। अगर मैं इसी डेटा को लेकर चले जाऊं एक्सेल के अंदर तो मुझे 45 लाने के लिए रॉ बाय रॉ क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल्स टू सम इफ, जब ये प्रोडक्ट इस कॉलम में आ जाए बराबर तो आप कर लो, तो सबके आगे क्या लिखा हुआ रहेगा? 45 45 45 27 27 27, ऐसे ही होगा। अग्री करते हैं सब लोग? नहीं, केस फंक्शन, केस है कंडीशनल। क्या यहाँ पे कंडीशनल कोई बात हो रही? नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? एक्सेल में मैं करके दिखाता हूँ। मैं एक्सेल में जाता हूँ और एक नई शीट खोलता हूँ। इसके अंदर मैं इस टेबल को रेप्लिकेट कर लेता हूँ। कैंपेन, वाइट पेपर, वाइट पेपर, वाइट पेपर और फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सही है। अब अगर मैं इसके आगे टोटल क्लिक्स लाना चाहता हूं तो आप क्या बोलोगे? अग्रीड? अग्रीड? ये टोटल क्लिक का तरीका है। अगर मैं कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट करना चाहता हूं, मतलब एक आपके पास वाइट पेपर है और दूसरा एरिया कौन सा है? फ्री ट्रायल का है। अगर दिस वाइज टोटल करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टोटल क्लिक बाय कैंपेन। अब इक्वल्स टू सम इफ this particular range when criteria is this then sum of these values। क्या ये आपको बात समझ में आई? ये फॉर्मूला क्या लगाया है कि सम इफ करो इस पूरी रेंज पे, जब जब वाइट पेपर हो तो उसकी वैल्यू को सम कर लेना उसके आगे। तो इसने क्या किया? इनका सम ले लिया और इनके आगे रिपीट कर दिया। क्या ये सब लोगों को एक्सेल 101 समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैंने इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा तो मेरे पास सब टोटल आ जाएगा टेक्निकली। और यही चीज अगर यहां करूंगा तो सब टोटल आ जाएगा। क्या लोग अग्री करते हैं? अब हम एसक्यूएल के अंदर, अब हम नोटिस करें जब हम कोई चीज ग्रुप बाय में लिखते हैं तो वो इस लेवल पे ब्रेक हो जाती है। तो मैं चाहता हूं एक कैलकुलेशन सम इफ के अंदर, जैसे मैंने लेवल बताया ना कि इस लेवल पे कैलकुलेट करो, एसक्यूएल में इस लेवल पे कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ये एडवांस फंक्शन है, गौर से सुनिएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये एग्जांपल अगर यहां तक कॉम्प्रीहेंड हो रही है तो आपको फौरन समझ में आ जाएगी।
ये क्लियर है? ऑलराइट, हम आते हैं एसक्यूएल के ऊपर, और यहां पे क्या तरीकेकार है? यहां पे तरीकेकार ये है कि मैं यहां लिखूंगा सम व्हाट, क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं सम क्वांटिटी नॉर्मल तरीके से लिख दूंगा तो ये तो वही बराबर वाला कॉलम बन जाएगा। डू यू अग्री? आई वांट टू चेंज ग्रैन्युलैरिटी एट व्हाट लेवल? एट वॉट एवर द लेवल आई स्पेसिफाई। मतलब ये कि इस टेबल की ग्रैन्युलैरिटी इस वक्त क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोडक्ट आईडी लेवल से ये ब्रीच कर जाए और टोटल लेवल पे आ जाए। ठीक है, मैं इसके अंदर एक काम करता हूं। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं आपको ये दिखा, सेलेक्ट फर्स्ट वैल्यू क्लिक्स। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दें। आपको मैं इसकी पहले क्वेरी बताता हूं। ओके, ये सेलेक्ट क्लिक्स, ये हमने काम किया हुआ है, जो वहां पे इक्विवेलेंट किया हुआ है, वहां पे बस प्रोडक्ट का सम हुआ हुआ है। इसको भूल जाए, इस वक्त इसको भूल जाए। ठीक है, यहां से हम क्वेरी को कर रहे हैं, ये सब क्वेरी का मेथड है, इसको भूल जाए। सेलेक्ट क्लिक्स, इससे क्या आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। ग्रुप बाय किस पे हो रहा है? कैंपेन लेवल पे, कैंपेन लेवल। ये बात समझ में आ रही? सम क्लिक्स ओवर पार्टीशन बाय कैंपेन, इससे क्या होगा? मेरे पास कैंपेन वाइज क्लिक्स हो जाएंगे। कैंपेन वाइज क्लिक्स क्या होंगे? अच्छा, ये इसमें क्वेरी में एक गलती हुई। दिस इज द राइट थिंग। ओके, अब समझ में आ रहा होगा। सेलेक्ट कैंपेन्स डेट क्लिक्स, ये आ गया? ये बात क्लियर है? अगेंस्ट में यहां पे क्या है? कैंपेन डेट, तो ये वैल्यू तो कैंपेन और डेट लेवल पे ब्रेक हो रही होगी। अब इस वाले जुमले पे गौर कीजिएगा, ये एक अलग मैट्रिक बना रहा हूं, कॉमा लगा दिया, दूसरा मैट्रिक बना। सम करो क्लिक्स को, मतलब इस कॉलम को उठाओ, करेक्ट? लेकिन ओवर किस बेसिस पे? पार्टीशन बाय कैंपेन, पार्टीशन बाय कैंपेन। कैंपेन में कितने पार्टीशन है? एक वैल्यू व्हाइट पेपर है, एक पार्टीशन फ्री ट्रायल का है। अग्री? जब दो पार्टीशन करेगा, इस लेवल पे कैलकुलेट करेगा, तो एक जगह क्या आंसर देगा? 45 45 45, और एक जगह आंसर क्या देगा? अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है काम? ठीक है, समिफ से रिलेट कर रहा है, कैसे हमने समिफ से काम किया, और यहां से समझ में आए बात। अब जब हमारे पास ये वैल्यू कैंपेन लेवल पे कैलकुलेट हो गई, और ये वाली वैल्यू किस लेवल पे कैलकुलेटेड है? इसका नाम क्लिक्स है। ये वैल्यू किस लेवल पे कैलकुलेटेड है? ये लेवल पे कैलकुलेटेड है। तो कैंपेन और डेट लेवल की वैल्यू को जब मैं डिवाइड कराऊंगा कैंपेन लेवल की वैल्यू से, तो क्या मेरे पास इसका परसेंटेज ऑफ टोटल आ जाएगा, जैसे सब टोटल डेट का मैं कैलकुलेट कर रहा था। बात अग्री करते हो? देखो, इससे मैंने इस वैल्यू में क्या आ रहा है? क्लिक्स आ रहा है। अगर एक्सेल से कॉम्प्रीहेंड करो, इस वैल्यू में क्या आ रहा है? लेकिन जब मैंने ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू पार्टीशन बाय क्या हो रही है? कैंपेन वाइज कैलकुलेट हो रही है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दे रही है? 45। तो जब मैं 12 को 45 से डिवाइड करूंगा तो सब टोटलिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये कि मैंने पहले ये जो क्लिक्स है वो किस लेवल पे कैलकुलेट हुआ है? कैंपेन और डेट में। और ये वाला जो क्लिक्स है वो किस लेवल पे हुआ है? कैंपेन लेवल पे। तो जब मैं कैंपेन डेट वाली चीज को कैंपेन लेवल चीज से डिवाइड कराऊंगा तो मेरा सब टोटल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये कि पहले इस क्वेरी को मैंने चलाया, इसका जो आंसर आया उसके नतीजे में कुछ कॉलम्स बनेंगे। वो कॉलम्स क्या होंगे? और कैंपेन। ये बात अग्री करते हो? बल्कि इसके अलावा जब मैंने एक कैंपेन को चलाया है तो इसके अंदर ये भी मौजूद होंगे।
जो कॉलम इधर से आ रहे हैं वो इधर भी तो आएंगे। अग्री? इसमें कैंपेन डेट आ जाएगा, क्लिक्स आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम कैंपेन बना लिया है, तो इसकी बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं, क्लिक्स डिवाइड बाय। बात समझ आई? अच्छा, मैं चाहता तो मैं ये इस पूरे बड़े जुमले को इधर लेकर डिवाइड के अंदर भी लिख सकता था, लेकिन आपके लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता। और बेहतर तरीका ये है कि जब आप कोई किस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करो तो तमाम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर लो, करने के बाद उसको एक सब क्वेरी में ले लो, ताकि जब बाहर काम करो ना तो आपको बार बार इतने बड़े बड़े जुमले लिखना ना पड़े। ये बात क्लियर हो गई? सब लोगों को समझ में आई? अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं सम क्वांटिटी तक पहुंचा था। जब मैं सम क्वांटिटी लिखूं तो वही वैल्यू बन गई। किस लेवल पे बन रही है? इधर मैं लिखता हूं ओवर पार्टीशन बाय व्हाट? मेरे पास कोई दूसरा एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, दूसरा इस वक्त एट्रीब्यूट तो कोई है ही नहीं कैंपेन के यहाँ पे प्रोडक्ट के अलावा। एक बात समझाता हूं, इसके अंदर रहते हुए भी अगर मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल लेनी है ना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नल। अच्छा, नल का क्या मतलब हुआ? ब्लैंक कॉलम से पढ़ करो, समझाता हूं। अगर मैं इसी सम इफ को जो है ना ये कंडीशन लिखूं, समझ में आया? ये पता था सम इफ का फॉर्मूला? ये सम इफ क्या कर रहा है, कॉलम का रेफरेंस तो दिया है, लेकिन जो मैचिंग क्राइटेरिया वो कहता है कुछ भी हो। बात समझ रहे हो? तो इवेंचुअली इट लैंडेड अप विद एन आंसर ऑफ दैट इज द सम ऑफ एंटायर टेबल। फॉर नाउ लेट मी पुट इट एज अ नल। सो इसके अगेंस्ट में मेरे पास क्या आएगा? नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ओके, नहीं मैंने कुछ और गलत लिखा है। सम क्वांटिटी ओवर पार्टीशन बाय, नहीं प्रोडक्ट आईडी कर देंगे तो वही आ जाएगा, मसला वो नहीं। मैंने क्या पे मिस कर दिए? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द क्लास। सम क्लिक्स ओवर पार्टीशन ओके, मैंने कहीं पे मिस कर दिया कॉमा। वेट, ओके, लेट मी फिगर इट आउट। मैं इसको ज़रा देखता हूँ। इवेंचुअली इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सामने आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, जो सब टोटल की वैल्यू आ रही थी ना वही वैल्यू आ जाएगी। जब वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास
तो आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को लेकर जो फॉर्मर वैल्यू है उसको इस कंप्यूटेड वैल्यू से डिवाइड करवा सकते हो और आपके पास क्या आ रहेगा, परसेंटेज ऑफ टोटल। अब ये जो हमने कहाँ पे हम्म नहीं, फ्रॉम ऑर्डर डिपार्टमेंट नहीं, वो अलग है, वो अलग क्वेरी। मैं फिगर आउट करता हूँ, आई थिंक मैंने मिस कर दिया कोई, लेकिन आपको आउटकम समझ में आ रहा होगा कि इवेंचुअली क्या होगा, आपके पास वहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी और वो टोटल वैल्यू जो आपकी फॉर्मर वैल्यू है उससे डिवाइड करवा के आप निकाल सकते हो। अब ये आपने क्या किया, ये आपने ये किया कि एडवांस एनालिटिकल विंडो फंक्शन लगाया। मतलब ये कि अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर पहले आपने कंप्यूटेशन एक विंडो में करी, उसके बाद अगली कंप्यूटेशन यहाँ से विंडो चेंज हो गई, विंडो चेंज होने के बाद यहाँ से कंप्यूटेशन क्या होने शुरू हो गई, आसान है। सो ये विंडो बेस्ड कंप्यूटेशन होती है। अब ये जो विंडो बेस्ड कंप्यूटेशन है इनके बहुत फायदे, इनकी बेसिस पे हम लीडिंग कर सकते हैं, हम लैगिंग कर सकते हैं और पिछली रो उठा सकते हैं, अगली रो उठा सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का डेटा मौजूद है कि आज क्या सेल हुई, कल क्या सेल हुई, इस तरीके से डेली बेसिस की सेल आ रही है और मैं निकालना चाहता हूं कि आज की जो सेल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है एलटीडी बैलेंसेस, कस्टमर के रिसीवेबल के एलटीडी बैलेंसेस आ रहे हैं। मतलब एलटीडी बैलेंसेस क्या होते हैं, जो कि कम सम होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले दिन एक बंदे का 1000 रुपये का उधार था, दूसरे दिन उसका जो उधार है वो 1500 रुपये हो गया, तो दूसरे दिन उसने कितने का उधार लिया, कैसे कैलकुलेट किया आपने, करंट माइनस फॉर्मर वैल्यू। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम विंडो फंक्शन के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि विंडो बन जाती है, उस विंडो के अंदर होता है पिछला क्या है, उस विंडो के अंदर होता है अगला क्या है। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस विंडो के अंदर आप फर्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब कभी कभार आपको ऐसा होता है कि यार इस कस्टमर ने पहली ट्रांजेक्शन की डेट क्या दी, मुझे ये निकालना है कि इस कस्टमर ने फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्डर कब किया था, या फर्स्ट ऑर्डर के कितने अरसे बाद ये दोबारा से हमारे पास एसोसिएटेड है। तो ये कंप्यूटेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले कस्टमर वाइज फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू निकालूंगा और उस फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू से मैं डेट डिफ ले रहा हूँ कि कितने दिन बाद काम किया। तो इन सारे फंक्शंस के लिए आपको क्या काम आता है, एनालिटिकल फंक्शंस में विंडो फंक्शंस। इसमें और भी क्या हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, लैग अवेलेबल है, ये देख रहे हो, लैगिंग, लीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे लैगिंग लीडिंग करके दिखाता हूं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CO डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, हमारे पास ये सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं लेफ्ट ज्वाइन और इसको लिख देता हूं फ्रॉम भाई, लिख देते हैं सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑर्डर आइटम से डेटा मंगवाया है और लेफ्ट ज्वाइन किया है मैंने इस पे क्या किया है, ऑर्डर्स को, क्योंकि ऑर्डर आइटम के अंदर कस्टमर की डिटेल मौजूद नहीं है और ऑर्डर के अगेंस्ट में कस्टमर की डिटेल मौजूद है। यहाँ तक सब बात क्लियर है। अब मैंने अगर इस पे कस्टमर की डिटेल आनी है तो मैं क्या करूँगा, कस्टमर से ज्वाइन बनाना पड़ेगा, कस्टमर्स, इसको C नाम दे देते हैं, ठीक है, और O डॉट कस्टमर अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू C डॉट, चेक कर लेते हैं, कस्टमर्स है आई थिंक, ओके, आ गई कस्टमर की डिटेल भी आ गई, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कस्टमर की डिटेल आ गई। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि कस्टमर बाय कस्टमर जो है ना, उसके ऑर्डर डेट को हम सॉर्ट कर लेते हैं और किस दिन उसने कितने ऑर्डर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से उठाता हूँ, कस्टमर नेम आ रहा है कहीं पे, कस्टमर नेम क्यों नहीं आ रहा?
कस्टमर के अंदर फुल नेम आ रहा है। ओके, कस्टमर का फुल नेम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अगर नोटिस करो तो ट्रांजैक्शन की जो डेट आ रही है वो ऑर्डर टाइम के हिसाब से आ रही है। तो लेट मी एक्सट्रैक्ट डेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मैं इसके अंदर से डेट निकाल लेता हूँ पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रंक और ऑर्डर अंडरस्कोर डेट टाइम। इसके जरिए क्या हो गया, सारी डेट्स में से इसमें से डेट्स निकल के आ गई। टाइम क्या हो गया, ट्रंकेट हो गया। यहाँ पे जब टाइम ट्रंकेट हो गया तो मेरा कस्टमर का यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम था। अब कस्टमर आ रहा है, उसकी डेट आ रही है, अगर 2 दफा आया तो और मैं यहाँ पे काउंट फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी करता हूँ, एन अंडरस्कोर ऑर्डर्स। और यहाँ पे आपको ग्रुप बाय भी लिखने की ज़रूरत है, ग्रुप बाय फुल नेम। अच्छा, फुल नेम सिर्फ नहीं चलेगा क्योंकि आपने ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो आपने ट्रंक ऑर्डर डेट टाइम को भी देना होगा। कॉलम एम्बिगसली डिफाइंड ऑर्डर आईडी इधर भी है उधर भी है, तो इसको लिखना पड़ेगा ओ आई डॉट। एम्बिगसली क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स के टेबल में भी ऑर्डर आईडी, ठीक है, ओ आई दे दिया और इसको हम एहतियातन यहाँ पे सी डॉट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी ओ आई कर देते हैं और यहाँ पे सी डॉट कर देते हैं। ओ आई डॉट ऑर्डर डेट टाइम इनवैलिड आइडेंटिफायर, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनवैलिड आइडेंटिफायर जब भी ऑरेकल में लिखा हुआ आएगा इसका क्या मतलब होता है, आपने 2-4 क्वेश्चन भी डेटा टाइप करते नहीं, इनवैलिड आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि आपने गलत कॉलम का नाम लिखा है। ठीक है, कॉलम। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो कि ऑर्डर आईडी ऑर्डर आइटम के अगेंस्ट में टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो ऑर्डर के अगेंस्ट में होगा ना लॉजिकली। ऐसे तो नहीं करूंगा ये प्रोडक्ट 10:01 पे खरीदी थी, उसी ऑर्डर में 10:02 पे, बल्कि मैं ऑर्डर लेवल पे रखूंगा कि 10 बजे ये ऑर्डर आया था। मेक सेंस? सो हमें यहाँ से सिर्फ एंकर ये चेंज करना है कि ओ आई की जगह जो इसको ओ करना है, क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर मौजूद है ये डेट टाइम। ठीक है, आ गया। अब एलिजाबेथ मार्टिनेज ने अलग अलग दिनों के ऊपर लिया हुआ है। मैं यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर करूँ, ऑर्डर बाय फुल अंडरस्कोर नेम कॉमा दिस। अब आप नोटिस कर रहे हो कि इसने मल्टीपल डेज के ऊपर परचेजेस की हुई है। ये बात समझ में आ रही है? मल्टीपल डेज के ऊपर परचेजेस की हुई है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इस रॉ के सामने, हर रॉ के सामने आ जाए कि लास्ट परचेज डेट से कितने दिन बाद परचेज किया, अगर मैं ये चाहता हूं कि लास्ट परचेज डेट से ये आ जाए कि हर पिछली परचेज कब की थी, तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले आएंगे ठीक है, अब आप यहां पे आ जाओ लैग के अंदर, लैग क्लिक्स ओवर ऑर्डर बाय डेट्स। ठीक है, यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, ऑर्डर डेट उठाता हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं वैल्यू इधर ले आता हूं। ठीक है, ओवर ओवर व्हाट, पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय किससे करना होगा, फुल नेम से करना होगा। एक्सीलेंट। ठीक है, ऑर्डर बाय व्हाट, ऑर्डर बाय ट्रंक डेट। असेंडिंग या डिसेंडिंग, पिछली डेट से लेना है तो असेंडिंग होगा ना, डिसेंडिंग कर देंगे तो अगली डेट से आ जाएगा। ठीक है, ASC लिखने की बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी ना लिखो। सही है। एंड लेट्स चेक आवर कैलकुलेशन अगेन। फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड, हमने कहाँ पे खा गए, कोई कॉमा खा गए हम।
has ओ ऑर्डर बाय नहीं लिखा, और क्या नहीं लिखा भाई? फ्रॉम कीवर्ड का क्यों एरर दे रहा है? हो वेट, हमने लैग तो लिखा ही नहीं। जो लैगिंग करवानी थी वो लैग नहीं लिखा, सॉरी, पार्डन। 27 इसके पीछे लैगिंग क्या है? 10 इसके पीछे लैगिंग क्या है? ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लास्ट कितने दिन अगर हम कहते अब जब ये आ गया ना, अब देखो लकीर के फकीर नहीं बनना है। देखो जब इसके सामने ये आ गई वैल्यू, तो हम इन दोनों डेट्स में डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैंने यहां तक पहुंचा दिया आपको। लैगिंग क्या करता है? अब देखो पहले इसको विंडो को समझना। अगर आप नीचे जाओ, नोटिस करो एडम मिलर के ऊपर कहानी रीस्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेरी है उसके अंदर हम पार्टीशन में क्या काम कर रहे हैं। पार्टीशन बाय का काम समझ में आ गया कि हर नेम चेंज जैसे ही होगा, नेम चेंज होते ही जो है वो आपके पास डेट की जो लैगिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कस्टमर वाइज। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट ऑर्डर से पहले कोई डेट नहीं थी, इसलिए इसने क्या कर दिया, ब्लैंक, कि पहले दिन का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे दिन से जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई थी उसका एंकर बन गया। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ऑर्डर बाय ट्रंक ऑर्डर टाइम। ऑर्डर बाय ट्रंक ऑर्डर टाइम क्या कर रहा है? इसको असेंडिंग रख रहा है इस कैलकुलेशन को। अगर मैं इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दूंगा तो फिर ये लास्ट परचेज के हिसाब से आगे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लीड भी कर सकते हैं, जैसे लीडिंग लिखते हैं ना, लैगिंग लिखते हैं, इसी तरह हम लीड भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ये नोटिस करें, 1 अगस्त 18, 27 नवंबर 18, पहली वाली रो के बाद अगला ऑर्डर कब आया? 27 नवंबर के बाद अगला ऑर्डर कब आया? बात समझ में आ रही? सो आप लीडिंग एंड लैगिंग भी कर सकते हैं। ये जो सारी फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं ये एनालिटिकल फंक्शंस कहलाए जाते हैं। मतलब आप एडवांस एज अ डेटा एनालिस्ट एडवांस एनालिसिस में जाएंगे, एडवांस डेटा मॉडल्स लिख रहे होंगे या क्वेरीज, सब क्वेरीज लिख रहे होंगे इन ऑर्डर टू गेट राइट आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर थिंग, तो आपको इंशाल्लाह ये वाले सारे फॉर्मूलाज रेफर होंगे कि हमने लेक्चर में पढ़े थे। सर इसके अंदर डिफरेंस का हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह एक्सेल में यूज करते हैं डिफरेंस, मतलब दो कॉलम का डिफरेंस, क्या इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं ना इसमें, ये कह रहे हो ना, मिनिमम और मैक्सिमम यूज कर नंबर ऑफ डेज ही कह रहे हो ना। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे हमें सब क्वेरी काम आएगी। सब क्वेरी का फायदा क्या है? अगर मैं चाहूं तो नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे ये पूरा चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आ रही? पूरी चीज मुझे निकालनी पड़ेगी। और ये देखो कितना बुरा हो गया, आपको इतनी बड़ी कमांड जो है वो पूरी वापस लिखनी पड़ी। ये बात समझ पा रहे हो? जैसे एक्सेल के अंदर पूरा फॉर्मूला, अगर आप एक फॉर्मूले को सेल में ना डालो बल्कि सब कुछ एनकैप्सुलेट करने की कोशिश करो, तो आपको बड़ा फॉर्मूला बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इससे बेहतर अप्रोच क्या है कि हम ये ना करें, बल्कि इससे बेहतर अप्रोच ये है कि हम करें ये, हम बोले कि ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कर दें इसको। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम में जब कर देंगे तो ये क्वेरी बन गई सब क्वेरी, ये क्वेरी बन गई सब क्वेरी बन गई।
अब फायदा पता है क्या है, मैं डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, तो इसका नाम क्या हो गया। तो अगली दफा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सब क्वेरी के अंदर ये बात बोल सकता हूं कि भाई एक काम करो, तुम फुल अंडरस्कोर नेम लेकर आओ, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट लेकर आओ, और साथ में लास्ट अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर डेट लेकर आओ। सही है। और इसके बाद एक काम करो, लास्ट परचेज डेट में से ऑर्डर डेट को माइनस कर दो। ठीक है, इट्स मच मोर नीटर वे टू डू। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एन अंडरस्कोर डेज। सो दिस इज हाउ यू डू। अब आपको सब क्वेरी क्या कहानी भी काफी हद तक क्लियर हो गया हुआ है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये क्लियर है? दिस वॉज अ बिग पार्ट ऑफ एडवांस सीक्वल, जस्ट टू डोंट यू अप कि सीखने को भी बहुत कुछ है।